नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन बजट अध्ययन को लेकर बनाई गई 8 कमेटियों पर सीएम मनोहर लाल चर्चा करेंगे। आज विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सदन में 20 से 22 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से बजट सत्र के दूसरे फेज में 5 बिल लाए जाएंगे। स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान 2 काम रोको प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके अलावा 2 गैर सरकारी प्रस्ताव, 1 प्राइवेट मेंबर बिल आया है। इसके अलावा 71 कॉलिंग अटेंशन आए। बजट का जो चर्चा है वो कल बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ होगी और कल 17 तारीख है। 17, 18, 19 की छुट्टी है। 20, 21, 22 20 और 21, 17, 20 और 21 3 दिन बजट के ऊपर चर्चा रहेगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को इस बजट के ऊपर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिले और 21 तारीख सायं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। 22 तारीख को जो बकाया विधायी कार्य है वो विधायी कार्य हम 22 तारीख को करें। और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सत्वर शास्त्री जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। साथ ही साथ रजवंत दहिनवाल जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधा सत्वर शास्त्री जी के पास आना चाहूंगा। कल बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ, हालांकि स्पीकर की तरफ से जानकारियां दे दी गई हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। आवाज आ रही है आपको सत्वर शास्त्री? ठीक है, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। विजय कौशिक जी के पास आना चाहूंगा मैं। विजय जी, कल से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है बजट सत्र का। तमाम जो जानकारियां हैं आज स्पीकर की तरफ से दे दी गई हैं। 5 बिल लाए जाएंगे, यह बात भी कह दी गई है। विपक्ष क्या कह रहा है इस पे? देखिए, हम कुछ जबरदस्ती तो सरकार के खिलाफ है नहीं। सरकार की जो नीतियां जनता के खिलाफ होती हैं या जनता जिन चीजों को लेकर अपना दुख दर्द हमसे कहती है, हम उस आवाज को अपने नेताओं के माध्यम से विधानसभा में उठाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इन मुद्दों को लेकर अपनी चर्चाओं में बात रखते रहे हैं, सरकार का विरोध भी करते रहे हैं। तो इन बिलों का अध्ययन कर रहे हैं हम, क्या स्थिति होगी उसके आधार पर सरकार का अगर समर्थन करना होगा समर्थन भी करेंगे, विरोध करना होगा तो विरोध भी करेंगे। लेकिन जो हरियाणा के मौजूदा हालात हैं उनको लेकर जनता सरकार से बहुत परेशान है और जनता की मांगों को ठीक है इस विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाएंगे हम और अपनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। ठीक है, सत्वर शास्त्री जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? ठीक है, मैं रजवंत जी के पास आना चाहूंगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल बजट सत्र का दूसरा जो चरण है वो शुरू होने जा रहा है और तमाम जानकारियां आज दी गई हैं स्पीकर की तरफ से। क्या कहेंगे आप? रजवंत जी। जी, मेरी आवाज? रजवंत जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, ठीक क्या है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, सत्वर जी के पास मैं आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सत्वर जी? तो कल से सत्र दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बात कर रहा था। उनका कहना है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो गलत तो है ही, लेकिन अगर हालांकि अध्ययन किया जाएगा, अगर कुछ समर्थन करने लायक हो तो समर्थन किया जाएगा, वरना विरोध तो वो करेंगे ही। क्या कहेंगे आप?
देखिए, मेरा तो निवेदन है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मेरे साथी बैठे हैं और उन तक, और हरियाणा की जनता और हरियाणा के नेताओं को, कि हमारे पास ये बहुमूल्य समय होता है और अपने विचारधारा को, अपनी नीति को, और यदि कोई सरकार की ऐसी बात है जिसका विरोध किया जाना चाहिए, विरोध के लिए नहीं, कुछ चीजें हो जिसके विरोध का कोई कारण लगता है और लोगों को भी समझ में आए। हमारे आजकल नेताओं को ये लगा कि आपको बोलना चाहिए, आपको सुनता कोई नहीं है, विचार कोई नहीं करता, चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन चेतन जी, आज हम और आप जो बैठे हैं, इस पर जो चर्चा हो रही है, गांव गली मोहल्ले में इसके ऊपर पोस्टमार्टम होता है, ये तो आप मानते होंगे। इसलिए हम टीवी चैनल्स पर कुछ बोले या व्यक्तिगत जीवन में कुछ बोले या सत्र के दौरान बोले, ये यदि दोगलापन कहीं दिखाई देता है तो जनता उसको पकड़ती है। सोशल मीडिया बहुत हैवी है, इसलिए मैं तो पहले सबसे निवेदन करूंगा कि सकारात्मक व्यू बनाकर, और जो बजट सत्र के 20 से 22 तक के 3 दिन का समय है उस पर, और सभी सदस्य जो है, माननीय सदस्य किसी न किसी कमेटी के सदस्य होंगे, उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी रखे होंगे और वहां उन्होंने व्यापक चर्चा का समय भी दिया कि हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब लोग अपने सुझाव दें, सब लोगों के सुझाव का अध्ययन करके, और उसको जो विपक्ष के लोग भी हैं उनका कोई सलाह है, कोई ऐसा लगता है कि इन चीजों का भी समाज में जरूरत है और होती है, क्योंकि बाकी सब लोग भी तो समाज में रहते हैं, हिस्सा है। कम से कम राजनीति के अलावा जब हरियाणा के विकास की या हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात हो तो सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए। और हरियाणा यहां तक पहुंचा भी है तो भी सब लोगों के सहयोग से पहुंचा है, लेकिन राजनीति अपने स्थान पर, हरियाणा का विकास अपने स्थान के ऊपर, और सब लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। और बजट सत्र पहले वाले से अगला चरण बेहतर होगा, यह विश्वास भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं वापस विजय कौशिक जी के पास आऊंगा। विजय जी, चर्चा होगी, तमाम जो विधायक हैं उनको चर्चा के लिए कहा गया है, क्या चर्चा अच्छे से हो पाएगी? देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्थिति दिख रही है कि पहली बार देश की संसद में ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही संसद को नहीं चलने दे रहा, तो हरियाणा में भी ये लोग किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। अगर ये विधानसभा खुद ही न चलने दे तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? क्योंकि रीजन ये है कि जब कांग्रेस के नेता आवाज उठाते हैं तो भाजपा बेनकाब होती है, बेनकाब होती है तो जनता इनके घोटालों के बारे में जानती है, जनता में उनके प्रति आक्रोश पैदा होता है, तो ये उस चीज से बचने के लिए खुद ही इस तरह के कदम उठाने लगते हैं कि विधानसभा ना चले, जिस तरह से लोकसभा, तो उसमें कांग्रेस क्या करेगी? हमारा जो फर्ज है हम उसे ईमानदारी से निभाएंगे। हमने पहले भी कहा, हमने अपने सुझाव भी हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा में रखे हैं, जिन पर सरकार काम करने पर मजबूरी हुई है, ऐसी बात नहीं है। चाहे हमारे विधायक द्वारा ये जो 4-4 फ्लोर बनाए जाने का विरोध हुआ तो सरकार ने उनकी उसी पर रोक भी लगाई है। ऐसे बहुत से मामले हम बता सकते हैं कि कांग्रेस ने घोटालों को लेकर आवाज उठाई। हमारे एक विधायक ने जो कपड़े पहनने तक बंद कर दिए थे, क्योंकि सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, और वो एक धोती में घूमते रहे तो सरकार घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हुई। लेकिन वो भी सब अधूरी कवायद सरकार की रही, क्योंकि उन घोटालों को मास्टरमाइंड आज भी खुले घूम रहे हैं। एक ऐसा जनता का रिकवर नहीं हुआ, चाहे गुरुग्राम में सीवर घोटाले की बात हो, चाहे फरीदाबाद के अंदर सड़कों के घोटाले की बात हो, कागजों में सड़कें बन गई। जी, कुल मिला के बजट में जो बजट पेश किया गया था, कुल मिला के आप किसी भी चीज से उसमें सहमत हैं या नहीं है? मैं क्या कहूं कि हमारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधायकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है, और ये सब चीजें आपको विधानसभा में देखने को मिलेंगी कि हमारी पार्टी किस तरह से, किस रणनीति के तहत सरकार का समर्थन करती है और विरोध करती है। क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जो जनता के पक्ष में होगा उसका हम समर्थन करेंगे, जो जनता के विरोध में होगा उसका हम विरोध करेंगे। ये तो आपको देखिए विधानसभा सत्र का इंतजार करना चाहिए और उसी में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं केवल यही विश्वास करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते, जबरदस्ती का विरोध नहीं करते। जो मुद्दे होते हैं हम उन मुद्दों पर ही लड़ते हैं, चाहे वो जनता की अदालत हो, चाहे वो हरियाणा विधानसभा की बात हो, चाहे कहीं भी कोई लड़ाई और संघर्ष की बात है,
अभी ठीक है। पिछले दिनों अडानी के मुद्दे को लेकर हमने राजभवन तक जो अपना मार्च का कार्यक्रम किया, इससे पहले हम बैंकों के सामने कर रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर ही कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हरियाणा की जो जनता है आज वो मूलभूत चीजों के लिए ट्राई कर रही है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो। इनसे पूछ लीजिएगा कि भाई इन्होंने कितने पिछले 8 साल में प्लांट चलाए, पावर प्लांट। ये जो फरीदाबाद के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है पावर प्लांट, इससे बिजली तैयार करके हरियाणा को कितनी बिजली दी जा रही है। ये सब घोटाले हैं। जब हमारी सरकार आएगी हम इन सब मामलों की जांच कराएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। करोड़ के घोटाले किए हैं, सब की जांच कराएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सर्व शास्त्री जी, घोटाले हो रहे हैं और सरकार आएगी तो जवाब देंगे, ये कहा गया है। मैं आ रहा हूं रजवन जी, आपके पास आ रहा हूं। तो निश्चिंत रहें कि सरकार की हिस्सेदारी और कांग्रेस ये अब देश में अब अकल्पनीय हो गया। इसलिए एक बात। दूसरी बात, घोटालों की जो बात है, बिजली का मुद्दा कौशिक जी ने उठाया। आपके समय कितने गांवों में 24 घंटे बिजली मिलती थी और आज 24 घंटे कितने गांवों में मिलती है? यदि आंकड़ा देखेंगे तो 5000 से ऊपर गांवों में 24 घंटे बिजली आ रही है कौशिक जी। और पहली सरकार है जिसने बिजली के बिल कम किए। आज तक बिजली के बिल बढ़ते ही थे, पहली बार बिजली के बिल कम हुए, ये हरियाणा सरकार ने किया है ऐसा। और जो घोटालों की बात करते हैं, वो मैं कह रहा हूं कि आपके यहां तो होता ही घोटाला था, और जब आपके घोटालों पर जनता ने संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, तो आप लोगों के दिमाग में एक फोबिया आ गया कि जनता के बीच घोटाले की चर्चा करो, सरकार बदल देगी। लेकिन कौशिक जी, जमाना बहुत आगे बढ़ गया। आपके समय की राजनीति करने वाले लोग जनता से कनेक्टिविटी नहीं रखते, जनता के बीच जाने का साहस नहीं रखते, क्योंकि आपके किए हुए गांव और वो पीढ़ियां जिनके हक काटकर आपके अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने मित्र मंडली के लोगों को जो सौंपा जाता था, चाहे गरीब के आवास की बात हो, चाहे उसके मेडिकल की बात हो, चाहे उसके नौकरी के हिस्से की बात हो, चाहे उसको जन सुविधा के नाम से जो सरकार देती थी। और मैं जिस इलाके में रहता हूं, आप जैसे लोगों ने रोड से महरूम कर दिया था इस इलाके को। पानी की बूंद यहां नजर नहीं आती थी, हजार फुट तक पानी गहराई में चला गया था। लोग नहाते इसलिए नहीं थे चेतन जी कि उनको पानी नहीं मिलता था। उस जगह से हम चलकर हरियाणा को यहां तक लेकर आए हैं। इसलिए चिंता मत करो, हरियाणा की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरना। और जी रजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 2024 की तैयारी आपकी तरफ से शुरू कर दी गई है, पदयात्रा जो है वो की जा रही है, परिवर्तन यात्रा जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा बजट सत्र को लेकर। इस प्रकार से शुरू से जो मुद्दे उठाए हैं जनता के, वो मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे, उसमें किसी चीज की इनकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर आती है कि सरकार जब भी कहीं गिरने के मोड़ पे आ जाती है तो वो उनका माइक बंद करने का भी काम करते हैं, वो उनको निष्कासित भी करते हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला की स्टाइल का तो आपको पता है, वो किसी पर के आरोप लगाते हैं तो पूरे पुख्ता सबूतों के आधार पर लगाते हैं और खुले चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, अगर वो आरोप में कहीं झूठा सच्चाई ना हो, अगर वो आरोप झूठे हो तो बोलो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। इतनी बड़ी बात भी कहने के बाद भी अगर स्पीकर उनको बात को ना समझे तो इस चीज को क्या करें? विधानसभा में जब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं, हरियाणा की जनता या हरियाणा का छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति ये सोचता है और सुनता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अगर बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर सच्चाई है। आज यही बात हकीकत है और सरकार को जो असली चेहरा है वो सामने लाने का काम करते हैं। और वहीं सरकार ये सोचती है कि किसी न किसी तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा से बाहर रखा जाए। आज ये विधानसभा का, जैसे हमारी जो परिवर्तन पदयात्रा चल रही है, लगातार परिवर्तन पदयात्रा चल रही थी और पदयात्रा को छोड़कर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि मैं विधानसभा सत्र को भी नहीं छोड़ना चाहता, पदयात्रा को भी नहीं, और इसी वजह से उन्होंने पदयात्रा को कंटिन्यू भी रखा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वहां तक पहुंचेंगे और पदयात्रा कंटिन्यू चलेगी और जनता के मुद्दे उठाने के लिए वो लगातार विधानसभा में रहेंगे। आज बात वही करें, मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचारी की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें या शराब घोटाले की बात करें, जमीन घोटाले की बात करें, ये मुद्दे वो के वो रहेंगे
और अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं से सरकार से ऊंची के बारे में जवाब चाहेंगे। कब तक सरकार बचेगी, जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं सरकार उनको दोबारा भी निष्कासित करे, कोई बड़ी इसमें बात नहीं होगी, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने मुद्दों पर अड़े रहेंगे। दूसरी बात, अब पदयात्रा की बात जो चल रही थी 2024 की, हम लगातार तैयारी में हैं। हम जनता के बीच में, जब उन्होंने सरकार विधानसभा में अगर किसी को माइक बंद करने का काम करे या मौका ना दे, क्या उनको 3-3 मिनट का समय देता है, तो हर व्यक्ति को पता है कि कोई भी विधायक अपने हल्के की बात नहीं कर सकता 3 मिनट में। वो पूरे हरियाणा की बात अगर करते हैं तो 3 मिनट में संभव नहीं है। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से आम जनता तक, जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4200 किलोमीटर की एक ऐसी यात्रा की है जो हरियाणा में अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसी यात्रा ना तो पहले किसी ने निकाली और ना ही शायद भविष्य में कोई इतनी लंबी यात्रा निकालेगा। लगभग 7 महीने चलने वाली यात्रा और 4200 किलोमीटर की यात्रा, लगभग हरियाणा के 2000 से ज्यादा गांवों में पहुंचकर अपने जनता से डायरेक्ट रूबरू होंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर 2024 में बदलाव आएगा। जनता के पास जो सरकार ये चाह रही थी मीडिया के माध्यम से, मैं ये आपको भी लगेगा कुछ मीडिया के साथी भी या मीडिया के चैनल भी ऐसे हैं जो विपक्ष को ना दिखाकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के आगे रखते हैं। मैं कुछ की बात कर रहा हूं, आपका इसमें जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जनता से इसीलिए संवाद कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं उसको कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ये सफाई तो आपने दे दी, ठीक है। इसके मैं आगे बढ़ूंगा। एक और बात यहां पर आज की गई सीएम मनोहर लाल की तरफ से, जीएसटी को लेकर जो बात की गई, उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में, माफ कीजिए, हरियाणा जो है वो नंबर 1 पर है। व्यापारी जो है वो पूरा समर्थन कर रहे हैं जीएसटी का, क्या कहेंगे? चेतन जी, मैं जवाब दूं? मैं आपके पास आ रहा हूं, फटाफट एक रिएक्शन फटाफट दे दीजिए सर रजवन जी, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए जल्दी से। हरियाणा की जनता, हरियाणा के व्यापारियों की बात करें या किसी भी वर्ग की बात करें, वो सरकार का हर प्रकार से सहयोग करते हैं। उन्होंने सरकार का कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियां लाकर उनको दे देते हैं। व्यापारी तो बेचारे मरे पड़े हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जीएसटी से ऐसा है जो कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से कहा गया है कि कलेक्शन में वो सरकार का कहीं पर विरोध नहीं करते, लेकिन मजबूरी बस हालात ऐसे पैदा कर देते हैं। मैं आ रहा हूं शत्रुघ्न जी, आपके सड़कों पर उतरना पड़ता है और आज यही माहौल हो रहा है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर ना उतरा हो, लेकिन सरकार जो मजबूरी की बात आती है, मजबूरी बस उन्होंने सरकार के विरोध में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाती है। उसकी कोई ऐसी एक ठोस नीति नहीं होती, रणनीति नहीं होती जिससे कहीं ना कहीं वो जनता तक, आम जनता तक या व्यापारी वर्ग या किसी विशेष वर्ग को उसका फायदा पहुंचे। फायदा उनसे नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनसे फायदा लेने की उम्मीद जरूर करते हैं। ठीक है, विजय जी जल्दी से एक रिएक्शन। मैं ये कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी, क्या अपने दिल पर हाथ रखकर बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी पर घोटाला नहीं था? सरकारी रिकॉर्ड इकट्ठा करके और याशी कंपनी के माध्यम से सर जीएसटी को करोड़ों रुपए रिएक्शन दीजिए ना, जीएसटी वाली बात पर रिएक्शन। जीएसटी की सुन लीजिए। पहले 100 रुपए की चीज पर मान लीजिए 18% जीएसटी था। आज महंगाई के चलते 100 रुपए की चीज 200 रुपए की चीज हो गई, तो सरकार का तो टैक्स डबल हो गया, लेकिन लोगों का बिजनेस कितना बढ़ा। आज हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा कितनी महंगी कर दी है इन्होंने। तो ये सब माफिया से मिले हुए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। हरियाणा की जनता लुट रही है और मुख्यमंत्री जी दरी बिछाकर सो रहे हैं चैन से, क्योंकि उन्हें जमीन पर नींद आती है। लेकिन गरीब आदमी वो जमीन पर भी नहीं सो पा रहा, क्योंकि टेंशन में है, ना उसके लिए रोजगार है, ना उसके लिए महंगाई की मार से कोई राहत है। क्योंकि 80 करोड़ गरीब और भुखमरे लोग बेचारे जो आज 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, ये तो भारत सरकार ने डिक्लेयर कर रखे। तो ये इनकी हालत है। ये लोगों का टैक्स, ये जनता से टैक्स ले नहीं रहे, लोगों से टैक्स निचोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। ठीक है, शत्रुघ्न जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या रिएक्शन देंगे आप, क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस पर टैक्स निचोड़ा जा रहा है, दे नहीं रहे। देखिए चेतन जी, मुझे लगता है कि अभी ब्याह शादी के सीजन चल रहे हैं, लेकिन योगेश जी को कहीं कोई निमंत्रण मिला नहीं होगा।
और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो आज गांवों की हालात क्या है, वहां ठाट ठबाट देखकर आम आदमी महसूस कर सकता है कि की बात करें तो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। हर घर नल की बात हो, हर गली पक्की हो, खेत खलिहान के रास्ते पक्के हो, अच्छा सुंदर भवन विद्यालय के हो, 5 लाख तक के आयुष्मान के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं जिसको मिलती हो, गरीब के परिवार के लिए जिस प्रकार की योजनाएं, किसान के लिए जिस प्रकार की जो उसका फसल के माध्यम से उसको चाहे बीमे की बात हो, चाहे फसल के एमएसपी की बात हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक का, एक ही उदाहरण देता हूं, वो तो सालों पर भारी रहेगा, 1100 करोड़ रुपया पर ईयर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान के अकाउंट में गया है। और पिछले यदि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को छोड़ दे तो पूरे 50 साल के अंदर 1100 करोड़ किसान के खाते में गया है। जीएसटी वाली बातों पे सर रिएक्शन दे दिए। जीएसटी जी। और जीएसटी के बारे में पहली बार हरियाणा की सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके, और जो छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी जिसकी जैसी समस्या, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी व्यापारियों में है जो बाजार में छोटी दुकान चलाकर, कहने को तो व्यापारी है लेकिन उसके लिए उसकी दुकान में कोई नुकसान हो जाता, कोई जल जाता, कोई चोरी हो जाती, कोई और किसी प्रकार की घटना होती, उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं होता। बल्कि इन लोगों की सरकार में तो एक थप्पा लगा दिया था कि दुकानदार चाहे रेडी वाला हो वो चोर है। लेकिन वास्तव में कलेक्शन करके जीएसटी का, टैक्स का, वो देश का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। उसके व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके उसकी समस्याओं को सुनने, समझने और उनको ठीक करने के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। और हरियाणा में हुआ, हरियाणा के बाद केंद्र में भी हुआ, बाकी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। तो व्यापारी वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग के लिए, चाहे मजदूर वर्ग के लिए, ठीक है सर, किसी वर्ग के लिए हमने जो काम किया वो सरकारें पिछला नहीं कर पाई, सोची नहीं थी उनके। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, इस डिबेट को आज हमें यही समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो ये जो मुद्दा है वो अब कल होगा, क्योंकि कल से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। आज तमाम जानकारियां स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसको लेकर दी। कल क्या इसको लेकर होता है और विपक्ष किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Really fast. I can make